So now we would be starting with the jurisprudence. These are the main subjects which can be considered in your exam. कि यहाँ पे आपको जनरली jurisprudence के क्या है डेफिनेशन पूछेंगे क्या कि ऐसा कभी हो सकता है कि अगर सपोज आपको स्कूल्स ऑफ jurisprudence के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे ये जुरिस की ये फिलोसफी थी, उन जुरिस की जैसे जो अलग अलग स्कूल्स हम देखेंगे कि नेचुरल हो सकता है, एनालिटिकल स्कूल हो सकता है, सोशलिस्ट स्कूल हो सकता है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव स्कूल है ये सबके हम स्कूल्स को डिस्कस करेंगे, उनके जितने भी जूरिस्ट हैं उनके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि लॉ एंड मोरालिटी का क्या डिफरेंस हो सकता है, उनका क्या रिलेशन हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू राइट्स एंड लाइबिलिटीज का जो कोरल रिलेशन है वो देखेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट जो मेन सब्जेक्ट जो मेन सब टॉपिक्स हैं वो आपको आ सकते हैं कि अगर सपोज कभी कभी होता है कि आपका जो कंसेप्चुअल पैसेजेस आता है, कोई लीगल आर्टिकल से पैसेज आता है कि अगर ये जरूरी नहीं है कि आपको मेन है जो आपकी जजमेंट्स है, रेलेवेंट जजमेंट्स है उस ईयर के वही पूछे, नहीं डायरेक्टली कंसेप्चुअल बेसिक पे भी आपको आ सकते हैं टॉपिक्स। और जो अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस आपके सिलेबस में है तो उसमें कैसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली आपको कोई भी स्कूल का बता सकते हैं कि ये स्कूल के जूरिस्ट है, इन्होंने ये बोला था, तो उसके बेसिस के ऊपर आपको दूसरे स्कूल्स के या फिर उसी स्कूल के जूरिस्ट के बारे में पूछ सकते हैं। तो उसके लिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ज्यूरिस्प्रूडेंस। यहाँ पे अगर आप देखो ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या हो सकता है कि हमने बात कर रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस की, तो यहाँ पे दो टर्म है, ये लैटिन टर्म से आया है ज्यूरिस्प्रूडेंशिया। तो यहाँ पे दो टर्म है और ये क्या बताता है, ज्यूरिस क्या होगा, लॉ होगा, एंड प्रूडेंस है नॉलेज। So with respect to jurisprudence, we are saying that this is talking about knowledge of law, कि हमने लॉ तो समझ लिया कि अगर सपोज मैंने लॉ देखा, अभी रजिस्ट्रेशन एक्ट देखा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट देखा, उसके रिस्पेक्ट में हमने लॉ समझे कि लॉ क्या हो सकता है, बट व्हाट इज द ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ द लॉ बिहाइंड इट, कि जो भी हम बोलते हैं कि देयर हैज टू बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस एसेंस ऑफ एनी लॉ, कि जो भी लॉ है उसके पीछे एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस होता है। कि कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस क्या है कि उसका ग्रैंड नॉर्म से क्या रिलेशन हो सकता है, कि अगर सपोज हम बोल रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, या फिर अगर सपोज हम बोल रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो यहाँ पे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो क्या फर्दर करने के लिए कर रहा है, कि हो सकता है कि जो आपका राइट है टू ट्रेड बिजनेस करने का उसको फर्दर कर रहा है, कि क्योंकि अगर आपको ट्रेड बिजनेस करना है, कोई भी प्रोफेशन करना है, क्योंकि आपको फंडामेंटल राइट है, तो उसको फर्दर कैसे कर सकता है, बाय द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फंडामेंट कॉन्स्टिट्यूशन से क्या रिलेशन हो सकता है कि आपको फर्दर कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू योर फंडामेंटल राइट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड एंड प्रोफेशन, यू आर उस केस में हम देख सकते हैं। अब उसका जो ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस क्या हो सकता है, कि एक हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस, कि आपका लॉ का किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ या कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी या मोरालिटी के साथ या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के साथ में क्या रिलेशन हो सकता है। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस क्या हो सकता है, कि हर लॉ का एक ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस होता है, कि यहाँ पे अगर कोई लॉ की हम बात कर रहे हैं, कि अगर सपोज हम बोल रहे हैं पॉस्को है या पॉश है या फिर एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, तो इन सब का क्या ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस क्या है, इनका पर्पस क्या है, इनको हमने क्यों लेके आए हैं, ये जो लॉ बन रहे हैं इन सब का पर्पस क्या हो सकता है, इनका ओरिजिन कैसे हम डिराइव कर रहे हैं, इनका सोर्स क्या हो सकता है, इनका बेसिक क्या हो सकता है, बेसिस क्या हो सकता है। तो ये सब चीजें हम क्या देखते हैं, ये हम देखते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस में देखते हैं कि कोई भी लॉ क्यों बना है, किस पर्पस के लिए बना है, क्या इफेक्ट के लिए बना है, किस किस रॉन्ग को सही करने के लिए बना है। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, फिलोसफी ऑफ लॉ, कि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, फिलोसफी या फिर थ्योरी ऑफ लॉ पढ़ रहे हैं, कि आपने ये जो लॉ है वो क्यों आया है, क्यों आया था और इसका क्या पर्पस है। ठीक है। So with respect to jurisprudence is the study of the theory and philosophy of the law, कि हमने बोल दिया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बनाया है, पर हमने क्यों बनाया है, क्यों लेके आए हैं, इसके पीछे क्या फिलोसफी थी। So with respect to this we are saying this all understanding of the philosophy or the theory of law can be considered under jurisprudence। तो jurisprudence में आप लॉ के प्रोविजन को नहीं पढ़ रहे हो, उनकी थ्योरी, उनकी बैक साइड, उनकी स्टोरी या फिर जो पर्पस है उन सब को पढ़ते हो। The term jurisprudence has been derived from the Latin term jurisprudentia, which literally translate to knowledge of law or skill in law। ठीक है। द रोमन सिविलाइजेशन, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो ज्यूरिस्प्रूडेंस का कंसेप्ट है, ये जो सब्जेक्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो सबसे पहले इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, ये जो टर्म है ये लैटिन है, बट इसकी जो ओरिजिन है, द सब्जेक्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस हैज बीन इंट्रोड्यूस थ्रू रोमन सिविलाइजेशन, की जो रोमन एम्पायर, जो रोमन है, रोम में सबसे पहले इनकी जो रोमन एम्पायर है वहां पे ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस या ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट को आपने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद में हम देखेंगे कि इंग्लिश कंसेप्ट क्या था, फिर उसमें मॉडर्न कंसेप्ट क्या था। तो यहाँ पे विच इज पॉपुलरली नोन एज द बेडरॉक ऑफ ऑल ह्यूमन सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड स्टार्टेड द क्वेश्चन टू क्वेश्चन द मीनिंग एंड द नेचर ऑफ लॉ, कि हमने ये लॉ तो बना दिया,
पर इसका मीनिंग क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसको हमने क्यों बनाया है, ये सब क्या हम बोल रहे हैं कि हमने बोला कि जूरिस्प्रूडेंस में आप उसकी फिलोसफी, उसकी थ्योरी को पढ़ रहे हो, ये क्यों लेके आए हैं, लॉ क्यों है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लॉ, व्हाई दिस लॉ हैज बीन इनेक्टेड, and what are the benefits which would be given to the person if this law is effective। तो ये सब चीजें क्या है, ये आपकी फिलोसफी ऑफ लॉ में आ रही है, जिसको हम किसको बोल रहे हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो इट स्टार्टेड विद द रोमन एम्पायर, जब उन्होंने क्वेश्चन किया किसको, लॉ को, लॉ के पर्पस या मीनिंग को, नेचर को। अल्पियन डिफाइन लॉ एज नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन। तो यहाँ पे जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ की बात करेंगे, सो डिफरेंट जूरिस्ट हैज गिवन डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ एंड द मीनिंग ऑफ लॉ, की लॉ क्या है विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, जूरिस्प्रूडेंस में बात कर रहे हैं कि लॉ का मतलब क्या है, लॉ हम क्यों लेके आए हैं, उसको हमने क्यों बनाया है और कैसे बनाया है। तो यहाँ पे जब डिफरेंट जूरिस्ट हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट स्कूल्स ऑफ jurisprudence have developed different theories with respect to the law, कि लॉ का ओरिजिन कैसे हुआ, लॉ का जो पर्पस है वो क्या है, और लॉ का क्रिएशन कैसे हो सकता है, या फिर लॉ का क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स हैं। तो डिफरेंट जूरिस्ट हैज प्रोवाइडेड डिफरेंट क्लासिफिकेशन। यहाँ पे अल्पियन ने क्या बोला है कि एक टाइप क्या हो सकता है, डिवाइन हो सकता है और ह्यूमन हो सकता है, कि एक हम बोलेंगे कि एक क्या हो सकता है, डिवाइन लॉ हो सकता है, और दूसरा मैन मेड लॉ हो सकता है, कि जो सॉवरेन बना रहा है वो हो सकता है। It is multifaceted discipline that encompasses the theoretical study, philosophy, and the principles of law. It seeks to understand the nature of the law, its origin, its पर्पस एंड द रोल इन सोसाइटी। तो यही सब हमने देखा कि हमने देख लिया है कि पॉस्को आपने इनैक्ट तो किया, पार्लियामेंट ने पॉस्को बनाया है, पर इसका क्या पर्पस क्या है, इसका सोसाइटी से क्या रिलेशन हो सकता है, सोसाइटी को ये कैसे इम्प्रूव कर सकता है, या फिर सपोज सोसाइटी में जो भी मिसचीव्स है उनको रेगुलेट कैसे कर सकता है या कर्ब कैसे कर सकता है। Jurisprudence is the study of the theory and philosophy of the law. The subject in its entirety differs from other social sciences. There are several ideas with regard to meaning of jurisprudence and its nature. This makes it difficult to define। कि अब अगर सभी लोग बोल रहे हैं कि जो jurisprudence है वो क्या है, jurisprudence में theory और philosophy of law को आप पढ़ रहे हो, तो ये जो philosophy है सबके अकॉर्डिंग अलग हो सकती है, जो थ्योरी है वो सबके अलग हो सकती है। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस देना डिफिकल्ट है। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस अगर हम बोले जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं इट इज द एग्जामिन्स द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ लॉ सीकिंग टू अंडरस्टैंड इट्स नेचर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसके पर्पस के बेसिस के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम बोल रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है, नॉलेज ऑफ लॉ है। तो ये नॉलेज ऑफ लॉ किस चीज की, नॉलेज ऑफ द लॉ, what is the purpose of this law, what is the origin, how it is originated and how it can affect the society। इन सब चीजों का हम क्या बोल सकते हैं, this is the philosophical study of the law, purpose and the role in society। It goes beyond mere rules and regulation to explore the underlying principle that guide the legal system। तो यहाँ पे हम merely provisions को, rules को, regulations को consider नहीं कर रहे हैं, उसके behind का जो purpose है, उसके behind की जो story है उसको हम consider कर रहे हैं। Jurisprudence can be defined as a theoretical study and philosophy of law। It goes beyond the study of specific legal rules or system to examine the underlying principle and concept that form the basis of legal system worldwide। It involves critical analysis, interpretation and evaluation of the legal principle, concepts and theories। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, जनरल जो भी अगर सपोज हम बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर अगर कोई भी लॉ है, उसका बिहाइंड क्या हो सकता है, उसका पर्पस क्या हो सकता है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट थ्योरीज हैव बीन प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट जूरिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमने बोला सबसे पहले ये कहाँ आया, ये रोमन एम्पायर में इसका क्रिएशन हुआ, इसका ओरिजिनेशन जो सब्जेक्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है सबसे पहले किसने इवॉल्व किया, सबसे पहले रोमन्स ने इवॉल्व किया। उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये लॉ, इसका पर्पस क्या हो सकता है, इसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये हमने क्यों बनाया। तो ये सब चीजें सबसे पहले कहाँ डिस्कस हुई, रोमन एम्पायर में हुई। ठीक है, jurisprudence was not recognized as a separate subject of study but was dealt as a part of philosophy। Greek developed the word jus natural, that is thus naturally, that is the part of morality and ethics। Study of jurisprudence started from the Rome post-Roman period, starting in medieval ages with Saint Thomas Aquinas, who re-established jurisprudence as a branch of religious philosophy। सबसे पहले हमने बोला कि ये रोमन्स में इंक्लूड किया गया एज अ सेपरेट सब्जेक्ट। उसके बाद में आफ्टर द रोमन एम्पायर, कि जब रोमन एम्पायर खत्म हो गया उसके बाद में हम बोल रहे हैं कि इसको कैसा
रिलीजियस फिलोसफी के साथ कनेक्ट किया गया, जो थियोलॉजी होती है उसके साथ कनेक्ट किया। हमने बोला कि ये जो रिलीजियस के साथ साथ हमने बोला कि जो लॉ है रिलीजियस के साथ पढ़ सकते हैं हम उसको। jurisprudence originated in the Roman civilization with Roman questioning the meaning and the nature of law. It was quite limited since the concept of law, morals, and justice were confused with each other. References are also made to works of ancient Greek philosophers such as Plato, Aristotle, Socrates, or with the fall of Roman Empire, the idea of Roman and Greek jurisprudence disappeared and the Christian state emerged. तो यहाँ पे जो हम बोल रहे थे कि सबसे पहले हमने रोमन एम्पायर में देखा कि जुरिस्प्रूडेंस को एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट ट्रीट किया गया, बट उसके बाद में जब आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रोमन एम्पायर, उसके बाद में हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे जो रिलीजन के साथ हम बोल रहे हैं फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग में आपने ये जुरिस्प्रूडेंस को इंक्लूड कर दिया है। सून आफ्टर द अथॉरिटी द चर्च ओवर soon the authority of the church over the state was challenged by the reformists and the ideas of secularism emerged. Many theories were proposed with regard to evolution and the nature of state by philosophers like Hugo Grotius. यहाँ पे सबसे पहले हमने बोला कि जो चर्च है या फिर जो रिलीजन है उसके बेसिस पे हमने लॉ को इंटरप्रेट करना चालू करा, उसके बेसिस पे हमने उसकी फिलोसफी को अंडरस्टैंड करना चालू किया कि जो लॉ है वो उसका कनेक्शन क्या है, गॉड से कनेक्शन हो सकता है। बट उसके बाद में यहाँ पे रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट हुई और उसमें हम बोल सकते हैं कि जो थ्योरीज हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टेट है, John Locke, Ross, and Blackstone, the age of reasons in 17th century led to the formation of ideas of collectivism and social welfare. इसके बाद में हमने social contracts की बात करी कि यहाँ पे कोई डिवाइन इंटरवेंशन या फिर डिवाइन इन्वॉल्वमेंट नहीं, यहाँ पे जो पर्सन्स हैं उन्हीं ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके एक लॉ को बनाया है, तो उस बेसिस के ऊपर यहाँ पे इवोल्यूशन हो सकता है। Slowly, the idea of positive law and positivist approach gained popularity where the boundaries of the law were demarcated and scope was limited. तो सबसे पहले हमने बोला कि रोमन एम्पायर में इसका ओरिजिन हुआ है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया था, फर्स्ट क्वेश्चन और द फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट रोमन्स वर द फर्स्ट हु कंसिडर्ड इट अ सेपरेट सब्जेक्ट। उसके बाद में आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर हमने बोला कि इसको रिलीजन साथ में कंसिडर करने लगे, तो हमने बोला कि जो डिविनिटी है, डिविनिटी और लॉ को हमने क्लब करके साथ में पढ़ने लगा। बट उसके बाद रिफॉर्म्स हुए, उसके बाद में हमने क्या क्वेश्चन किया, जो स्टेट है उसको क्वेश्चन किया और उसकी जो ओरिजिन है उसको क्वेश्चन किया। उसके रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टेट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इवॉल्व होके बोल सकते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट द कंसेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट और सोशल कॉन्ट्रैक्ट हैड इवॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सिमिलरली आपको सारा दिया गया है कि प्री रोमन क्या था, रोमन, पोस्ट रोमन, इंग्लिश, कॉमन लॉ और फिर मॉडर्न में। तो सबसे पहले क्या था यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें नेचर ऑफ जुरिस्प्रूडेंस क्या हो सकता है कि अगर सपोज हम बोल रहे हैं ये जो हम फिलोसफी पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं ऑफ एनी लॉ, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में हम क्या क्या देख रहे हैं। तो नेचर ऑफ जुरिस्प्रूडेंस इन्वॉल्व्स क्रिटिकल एनालिसिस, क्योंकि हमको पर्पस देखना है, उसका सोसाइटल इम्पैक्ट देखना है, उसका बेसिस देखना है कि हमने क्यों लेके आए, उसका ओरिजिन देखना है। तो उसके लिए हम क्या है, डिफरेंट अप्रोचेज यूज करते हैं। उसको कैसे करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल। इट सीक्स टू आंसर फंडामेंटल क्वेश्चन अबाउट द लॉ, कि हमने जो फंडामेंटल अभी देखे, पर्पस, ओरिजिन और ये उसका सोशल इम्पैक्ट, सच एज इट्स ओरिजिन, रिलेशन टू जस्टिस एंड मोरालिटी एंड हाउ इट शुड बी अप्लाइड इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। तो उसके लिए हम डिफरेंट अप्रोचेस यूज करते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले फिलोसफिकल अप्रोच में हम क्या बोल रहे हैं, फिलोसफिकल इंक्वायरी इनटू फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट द लॉ, कि हम क्वेश्चंस पूछेंगे क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज लॉ, ये लोग लॉ क्या है, कि लॉ क्या है, तो उसकी डिफरेंट डेफिनेशन हो सकती है कि लॉ हो सकता है सॉवरेन का कमांड हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं डिवाइन लॉ हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये लॉ का बता रहा है कि व्हाट इज लॉ, व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ लॉ, की पर्पस जानने के लिए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी, क्या लॉ एंड मोरालिटी सेम है या फिर डिफरेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाउ शुड लॉ बी इंटरप्रेटेड एंड अप्लाइड, कि अगर कोई लॉ बन गया है तो उसको आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो। जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में हमने देखा कि आप डिफरेंट मोड्स यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या लॉ है, क्या पर्पस है, क्यों हमने बनाया है, और इसका इंटरप्रिटेशन कैसा होना चाहिए, सोशल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये सब थ्योरीज आप सब सोच रहे हो, जो फिलोसफी सोच रहे हो, उसको हम क्या बोल रहे हैं, अप्रोच दे रहे हैं फिलोसफिकल इंक्वायरी। नेक्स्ट क्या हो सकता है, थ्योरेटिकल एनालिसिस।
It involves analyzing the nature of legal system, exploring the sources of law such as the statute, precedent and the custom. हो सकता है हिंदू जो मैरिज एक्ट है उसका जो हमने सोर्स लिया था, वो जो कस्टम्स लिए थे या फिर जो पर्सनल लॉ था उसके बेसिस पे हमने बनाया था, तो उसके सोर्स के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं इसका क्या पर्पस रहा होगा। कि अगर सपोज हमको हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है या फिर सपोज हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, इन सब के बारे में हमको जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस देखना है कि हमने क्यों बनाया। तो उसके पहले हम क्या देख सकते हैं कि जो भी हिंदू पर्सनल लॉ था बिफोर द कोडिफिकेशन ऑफ दिस लॉ, उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स हम क्या देख रहे हैं, इसका पर्पस डिसाइड कर रहे हैं। प्रेसिडेंट and understanding how legal principles are formulated and justified। अगर सपोज प्रेसिडेंट हो गया कि जैसे हमने विशाखा वाला जजमेंट देखा था, जिसके बेसिस के ऊपर आप क्या बोल रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ विशाखा जजमेंट हमने क्या किया है, जो वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट है उसका जो एक्ट है उसको ले डाउन किया है। तो उस बेसिस पे हम देख सकते हैं इसका पर्पस क्या था। कि अगर सपोज हमको देखना है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का जो एक्ट है उसको कंसिडर करना है, उसका पर्पस देखना है, तो उसको हम कैसे जज कर सकते हैं, उसका जो प्रेसिडेंट है उसको किस बेसिस के ऊपर बनाया गया था वो देख सकते हैं। Next, interdisciplinary approach. So in this, we are saying that whatever is the law, it also has some relation with other disciplines। कि अगर सपोज हम बोल रहे हैं कि सोसाइटी में जितनी भी चीजें हैं वो सब कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी हम यही बोल रहे हैं जितने भी डिसिप्लिन होते हैं वो कनेक्टेड है। लॉ सिर्फ अकेला स्टैंड अलोन नहीं कर सकता है, तो उसको भी सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट से आपको कनेक्ट करके पढ़ना पड़ता है। जूरिस्प्रूडेंस इज इंटरडिसिप्लिनरी, ड्रॉइंग इनसाइट from philosophy, political science, sociology, history, economics and other fields। की जो भी लॉ है, कि अगर आप टैक्सेशन लॉ देखोगे तो उसमें आपको इन्वॉल्वमेंट किसका होगा, इकोनॉमिक्स का होगा। अगर सपोज आप बोलोगे कि आप सोशियोलॉजी को कैसे कनेक्ट कर सकते हो, तो सोशियोलॉजी किसकी बात कर रहा है, आपकी सोसाइटी की बात कर रहा है कि जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है वैसे जैसे आपका लॉ भी इवॉल्व करना पड़ता है। तो लॉ हैज टू मैच विद द सोसाइटी, जो कि सोसाइटी का पर्सपेक्टिव है उसके थ्रू ही आपको लॉ को बनाना पड़ता है। तो जैसे हम अमेंडमेंट्स देखते हैं, जैसे हमने बोला कि बीएनएस में हमने स्नैचिंग को भी ऐड किया एज एन ऑफेंस, तो वो क्यों किया है, बिकॉज सोसाइटी रिक्वायर्ड दैट चेंज। तो उसी पर्पस पे हम बोल रहे हैं कि जो जूरिस्प्रूडेंस कैसे देख सकते हैं, हम देख सकते हैं उसका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की सोसाइटी के साथ उसको देख सकते हैं कि ये सोसाइटी में ये सिचुएशन हो रही थी। कि अगर हमने बोला कि जो रेप केसेस है वो बढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने क्या किया, उसकी पनिशमेंट बढ़ाई है। कि अगर सपोज जो आपके 16 टू 18 ईयर्स के जो जुवेनाइल्स थे वो भी इन्वॉल्व हो रहे थे हीनियस ऑफेंसेस में, ताकि उनको भी हम एज एन अडल्ट ट्रीट कर सके, इसलिए हमने उसमें लॉ में चेंज आया। तो जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस, ये लॉ हमने क्यों बनाया, व्हाट वाज द पर्पस, तो हम क्या बोल सकते हैं, बिकॉज द सोसाइटी हैज इवॉल्व्ड और द सोसाइटी रिक्वायर्ड दिस चेंजेस, इसीलिए हमने लॉ में भी चेंजेस किए हैं, तो हम ये बोल सकते हैं। ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ लीगल सिस्टम इंटरेक्ट विद and are influenced by the social, economic and political factors। कि हम यही बोलते हैं कि law has to be in line with the society। और society का क्या मतलब है, society के जो social, political, economic factors हैं उन सबको आपको consider करना पड़ता है। नेक्स्ट, पर्पस एंड द वैल्यू ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पर्पस, हमने ये जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट क्यों इवॉल्व किया है, कि हम जूरिस्प्रूडेंस क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमने बोला कि आपको ये जानना जरूरी है कि सिर्फ लीगल प्रोविजंस के बेसिस के ऊपर आप लॉ को नहीं समझ सकते हो, उसके जो बैकग्राउंड है, उसका जो पर्पस है, उसकी ओरिजिन क्या है, उसके बेसिस पे ही आप उसका सोसाइटल इम्पैक्ट जज कर सकते हो। द पर्पस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज टू स्टडी द लॉ एंड लीगल कंसेप्ट एंड एनालाइज द सेम टू फैसिलिटेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। कि अगर सपोज कोई भी सुप्रीम कोर्ट है या फिर कोई भी कोर्ट है, अगर उसको किसी प्रोविजन के बेसिस पे इंटरप्रिटेशन करना है, तो अगर उसको जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस, जो पर्पस है इस लॉ का, क्या ऑब्जेक्ट से हमने बनाया गया है, कि क्या सोसाइटल इम्पैक्ट हो सकता है, वो पता होगा तो वो ज्यादा अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएगा। वैसे ही अगर कोई लेजिस्लेचर है कि उसको कोई लॉ बनाना है, तो अगर उसको पुराना पता है कि इस लॉ को बनाने का पर्पस क्या हो सकता है, या फिर जो पुराना लॉ मैं रिपील करना चाहता हूँ उसका पर्पस क्या था और उसी को मुझे फर्दर करना है, तो अगर ये मुझे पता होगा तो मैं अच्छे से बना सकता हूँ। तो हम यहाँ यही बोल रहे हैं, facilitate better understanding of legal complexities। Therefore, the theories of jurisprudence are quite useful in solving complex legal problems in the practical world। कि हमने क्या बोला कि अगर सपोज मुझे कोई एक प्रेसिडेंट सेट करना है या फिर सुप्रीम कोर्ट को एक अनप्रेसिडेंटेड केस के ऊपर डिसीजन देना है, तो वो क्या कर सकता है, जो प्रोविजन है उनकी जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट को या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट को देख के फिर डिसाइड कर सकता है। कि अगर हम बोल रहे हैं के पुट्टास्वामी में उन्होंने बोला कि राइट टू प्राइवेसी है, तो वो कैसे देख के बताया कि जो आर्टिकल 21 है
को उन्होंने क्या देखा, उसकी ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस देखी, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस देखी, उसके बाद में हमने देखा कि जो सोसाइटल उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उसका हमने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी देखा। तो उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, एक इफेक्टिव जजमेंट दे सकते हैं या फिर एक इफेक्टिव अप्रोच लिया जा सकता है। To effectively interpret the law, it is essential to understand its origin, nature, and meaning. Not only interpretation, but even the legislative process requires the legislator to keep several factors. कि यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि जो legislator है उसी को पता हो, but हमको क्या बोल रहे हैं कि जो भी legislative bodies है उनको पता होना चाहिए कि जो law है उसका purpose क्या था और उसको हम कैसे evolve कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे in studies factor several factors in mind to ensure that the law that is made is effectually enforced and followed by all. Jurisprudence studies the law to facilitate better legislation as well as interpretation. तो jurisprudence को हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं for the enactment of any law and for the purposeful or effective interpretation of law. कि अगर आपको सही पता होगा, सही बेसिस पता होगा, तभी आप सही रूल बना पाओगे। अगर सही रूल बनाओगे तभी वो इंटरप्रेट हो पाएगा सही से और सही इफेक्ट ले पाएगा। Jurisprudential concept made way for sociological perspectives in law, thereby preventing it from being reduced to rigid formalism. Jurisprudence is known as the grammar of law. It helps in effective expression and application of legal concepts to real life legal problems. कि अगर जो भी अगर प्रॉब्लम्स आ रहे, जैसे हमने विशाखा वाला केस देखा कि विद रिस्पेक्ट टू वर्क प्लेस में अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा था, उसके रिस्पेक्ट में कुछ भी लॉ नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, गाइडलाइंस ले डाउन करी। तो वो कैसे ले डाउन की, तो उसके रिस्पेक्ट में हम बोल सकते थे कि यहाँ पे जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस जो पर्पस ऑफ लॉ था, उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे लेक्यूना है और उसके केस में हमको एक गाइडलाइंस चाहिए, तो उस बेसिस के ऊपर उन्होंने ले डाउन की। It greatly helps in the interpretation of law and determination of legislative intent. कि अगर हमको पर्पस पता होगा, कि हमको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये जो प्रोविजन लेके आए हैं, आर्टिकल 21 लेके आए हैं, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल जो इम्पैक्ट था वो क्या चाहते थे। तो इफ वी आर नोइंग द लेजिस्लेटिव इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेटर्स, तो उस बेसिस के ऊपर हम इजीली इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। It stresses upon the importance of considering present social needs over the ideas of the past while dealing with the legal problems. तो यहाँ पे आपको क्या है, मैच करना है सोसाइटी की प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स। तो अगर हमको पुरानी पता है, पर्पस पता है, ऑब्जेक्ट पता है और आज की सिचुएशन पता है, तो उसके हिसाब से हम लॉ को क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। जुरिस्प्रूडेंस इज आल्सो नोन एज द आई ऑफ द लॉ। कि अगर सपोज हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जैसे नॉर्मल पर्सन देख सकता है, तो वैसा ही अगर लॉ से हमको क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जुरिस्प्रूडेंस आपको क्या बताएगा कि जो एक्चुअल सोशल सिनेरियो है उसको डिपिक्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब व्हाट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन डिफरेंट ज्यूरिस्ट हैज प्रोवाइडेड डिफरेंट डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो यहाँ पे अगर सपोज डिफरेंट ज्यूरिस्ट की डेफिनेशन हम देखेंगे, तो यहाँ पे बोलेगा कि कोई बोलेगा ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, अलग अलग डेफिनेशन प्रोवाइडेड, बट एक यूनिवर्सल डेफिनेशन हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, बिकॉज डेफिनेशन आप उस चीज की बोल सकते हो जो कि फिक्स हो सकता है। बट विद रिस्पेक्ट टू ज्यूरिस्प्रूडेंस अगर हम बोल ही रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, स्टडी ऑफ द थ्योरी कर रहे हो, स्टडी ऑफ द फिलोसफी कर रहे हो, नॉलेज ऑफ द लॉ की बात कर रहे हो, तो सब अपनी अपनी अलग अलग फिलोसफीज प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इफ द फिलोसफीज डिफर्स बाय पर्सन, द डेफिनेशन वुड आल्सो डिफर। There is no universal definition of jurisprudence. People have different ideologies and notions throughout the world. It is very vast subject. And when an author talks about political condition in of his society, कि अगर सपोज मुझे लग रहा है कि अगर सपोज मैं किसी कंट्री, ऐसी कंट्री में, कि हम पहले की बात कर रहे हैं कि अगर सपोज एक जो पर्सन है, जूरिस्ट है, वो एक ऐसी कंट्री में है जहाँ पे सपोज कमांड जो सॉवरेन है वो क्या कर रहा है, कमांड कर रहा है, तो वहां पे उसका पर्सपेक्टिव, उसकी जो अपब्रिंगिंग है उसको क्या पर्सपेक्टिव देगा कि यहाँ पे जो लॉ होता है वो सॉवरेन का कमांड होता है। कि अगर सपोज एक जो पर्सन है वो ऐसी कंट्री में था जहां पे रिलीजियस ज्यादा फेवर्स होते हैं, कि जो रिलीजन है वो ज्यादा पावरफुल है, और जितना भी जो कमांड्स हो रहे थे, जो लॉ बन रहा था, वो कौन दे रहा था, रिलीजियस पर्सन दे रहा था, तो उसको क्या लगेगा, डिवाइन लॉ भी हो सकता है कि जो भगवान बोल रहा है वही हो रहा है। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सपेक्टिव विच दे हैव इनकर्ड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, वो अपना क्या डिफाइन करेंगे, जुरिस्प्रूडेंस डिफाइन करेंगे, वो अपना लॉ डिफाइन करेंगे अलग अलग। When an author talks about political condition of his society, it reflects the condition of the law prevailing at that time in that particular society. It is believed that Romans were the first started to study what is law. Jurisprudence derived from the Latin word jurisprudentia, knowledge of the law, skill in law. Most of our law has been taken from common law system. Jeremy Bentham, अब ये आपको मार्क कर लेना चाहिए कि यहाँ पे जो जेरमी बेंथम है उनको क्या बोला जाता है कि फादर ऑफ जुरिस्प्रूडेंस माना जाता है, एंड ऑस्टिन टुक ओवर हिज वर्क फर्दर। ठीक है, तो
आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है कि अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में बात करें तो उसकी मैगजीन किस लिए, उसका मतलब क्या है, उसमें जो जेरेमी बेंथम है कौन है फादर ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो ये पता होना चाहिए कि जेरेमी बेंथम इज नोन एज द फादर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब जो बेंथम है उन्होंने क्या बोला, तो ही वाज द फर्स्ट वन टू एनालाइज व्हाट इज लॉ। तो यहाँ पे हम क्योंकि बोल रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, इज द नॉलेज ऑफ लॉ, तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि लॉ क्या है। एज पर द डिफरेंट जूरिस्ट लॉ हैज बीन डिफाइंड डिफरेंटली। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं he divided his study into two parts कि examination of the law as it is, कि जैसा लॉ है वैसा हम डिस्कस करेंगे, that is expositorial approach, that is command of the sovereign। with respect to Bentham उन्होंने क्या बोला कि law is the command of the sovereign, और उस केस में उन्होंने बोला कि जैसा लॉ है एक्सपोजिटोरियल अप्रोच में क्या बोल रहे हैं कि जैसा एज इट इज, जैसा लॉ है वैसा आप डिस्कस कर सकते हो। एंड नेक्स्ट क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ लॉ एज इट ऑट टू बी, कि क्या हम चाह रहे हैं, एज इट ऑट टू बी क्या होना चाहिए और क्या है। ये दो अप्रोचेस है जिनको उन्होंने डिस्कस किया। सेंसोरियल अप्रोच दैट इज मोरालिटी ऑफ द लॉ, कि यहाँ पे लॉ क्या होना चाहिए इस सोसाइटी में, अगर हम देखें तो लॉ क्या होना चाहिए, व्हाट द लॉ ऑट टू बी, और दूसरा क्या है, व्हाट द लॉ एज इट इज, कि अभी क्या प्रेजेंट है। अगर जे स्टोन की बात करें, ज्यूरिस्ट जे स्टोन में क्या बोला, ट्राई टू डिफाइन ज्यूरिस्प्रूडेंस, ही सेड दैट इट इज लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो लॉ ऑफिसर्स हैं या जो लॉ पर्सनालिटीज हैं, लॉयर्स का यहाँ पे क्या मतलब होता है, लॉ ज्यूरिस्ट है, जो भी लीगल ज्यूरिस्ट है, उनका जो एक्स्ट्रावर्जन है कि वो जो डिफाइन कर रहे हैं, वो जो एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी लॉ को, उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो ज्यूरिस्प्रूडेंस है। कि अगर जो प्रोविजन बन गया है उसके बाद में जो भी लीगल पर्सनालिटीज उसको डिफाइन कर रही है, उसको एक्सप्लेन कर रही है, that means they are giving their part on the jurisprudence। He further said that it is the lawyer's examination of the percept, ideas and techniques of the law in the light derived from the present knowledge in disciplines other than the law। कि अगर सपोज एक सोसाइटी में कोई लॉयर ले रहा है और वो किसी प्रोविजन को अपनी सोसाइटल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पढ़ रहा है, तो जो भी एग्जामिनेशन वो कर रहा है, जो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं, jurisprudence is that explanation provided by the lawyer according to his understanding। Thus, we see that there can be no goodness or badness in law. Law is made by the state, so there could be nothing good or bad about it। Jurisprudence is nothing but the science of law or the grammar of law। ठीक है। Next, now Austin ने क्या बोला? So Austin discussed, according to Austin, science of jurisprudence is concerned with positive law, that is law strictly so called। यहाँ पे हम ऑस्टिन की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि यह जो लॉ होता है वो क्या है, सॉवरिन का कमांड है। उस बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि जो लॉ सॉवरिन ने बना दिया है एज इट इज, यू हैव टू कंसिडर दैट लॉ। तो इट हैज नथिंग टू डू विद द गुडनेस और बैडनेस ऑफ लॉ, कि अगर सही है गलत है नहीं, हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। इफ इट हैज बीन मेड बाय द सॉवरिन, इट इज द कमांड ऑफ द सॉवरिन, तो उसको हम क्या देखेंगे, उसको हम लॉ देखेंगे। नेक्स्ट, this has two aspects attached to it, general jurisprudence, that is such subject or ends of the law as are common to all, and particular jurisprudence, the science of any actual system or any portion of it। कि हम पूरे लॉ को कंसिडर कर सकते हैं, या फिर सपोज कोई लॉ है, पर्टिकुलर लॉ है, कोई सब्जेक्ट मैटर से डील कर रहा है, उसको भी देख सकते हैं। बेसिकली इन एसेंस टू बोथ आर सेम बट इन द स्कोप आर डिफरेंट। सालमन्स क्रिटिसिज्म हो सकता है इसका। फिर हॉलैंड क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू हॉलैंड उन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू हॉलैंड ज्यूरिस्प्रूडेंस मींस फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। कि अगर आप दोनों का डिफरेंस देखो तो यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट वाले में ऑस्टिन ने क्या बोला है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, कि ज्यूरिस्प्रूडेंस बोल रहा है कि पॉजिटिव लॉ से कंसर्न कर रहा है, और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। सो विद रिस्पेक्ट टू द डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, हॉलैंड ने क्या किया है, सिर्फ एक फॉर्मल वर्ड ही तो इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे वो भी बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव लॉ से डील कर रहे हैं, बट उन्होंने सिर्फ ये बोल दिया है कि ये फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ है। इट इज एन एनालिटिकल science rather than a material science। He defined the term positive law। He said positive law means the general rule of external human action enforced by a sovereign political authority। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि ये पॉजिटिव लॉ है, मतलब कोई एक अथॉरिटी है, सॉवरेन अथॉरिटी है जिसका कमांड तो है, बट उसको हमने क्या बोल दिया है, सिर्फ फॉर्मल है। तो यहाँ पे फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ को हम क्या बोल रहे हैं, वो हॉलैंड डिस्कस कर रहे हैं। तो कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि किस पर्सन ने क्या बोला है। तो हमको ये पता होना चाहिए ऑस्टिन ने क्या बोला है कि पॉजिटिव लॉ के बारे में बताया, साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ के बारे में बताया, और इन्होंने क्या बोल दिया, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ है। We can see he simply added words formal in Austin definition। Formal here means that we study only the form and not the essence। कि जैसे हम बोल रहे हैं कि कमांड ऑफ द सॉवरेन है, तो कमांड किस फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं फॉर्मल फॉर्म क्या हो सकता है, कि लॉ लेट डाउन किया है, कि अगर सपोज पब्लिकेशन किया है, नोटिफिकेशन दिया है, तो उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि इन्होंने सिर्फ बोला कि जो फॉर्मल मैनर में जो आपका लॉ आया है, जो कमांड आया है, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस में।
ठीक है। नेक्स्ट, सालमन ने क्या बोला? सालमन सेड jurisprudence is the science of law. By law he meant law of the land or civil law. ही, अब हम जब सालमन की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि लॉ का क्लासिफिकेशन सालमन ने किया है, जॉन ऑस्टिन का क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, वापस देख लेते हैं कि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि सबसे बोल रहे हैं कि जब हम देखेंगे स्कूल्स ऑफ लॉ में देखेंगे, जब हम ऑस्टिन की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि लॉ क्या है, कि अगर आप देखो ऑस्टिन की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कभी ना कभी। सी, लॉ इज द एग्रीगेट, कि यहाँ पे लॉ को डिफाइन कैसे किया ऑस्टिन ने? लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ रूल्स सेट बाय मैन एज पॉलिटिकली सुपीरियर और सॉवरेन टू मैन एज पॉलिटिकली सब्जेक्ट। कमांड ऑफ सॉवरेन के बारे में सुना है कि ऑस्टिन की डेफिनेशन क्या है कि जो लॉ है वो क्या होता है? सॉवरेन का कमांड होता है, तो उसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव लॉ। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? जूरिस्प्रूडेंस में हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉजिटिव लॉ की बात कर रहे हैं, मतलब जो सॉवरेन ने कमांड्स दिए उनकी बात कर रहे हैं। और उसका जूरिस्प्रूडेंस क्या हो गया? तो उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस डिफाइन किया है कि यहाँ पे हम जो भी अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन साइंस ऑफ jurisprudence इज कंसर्न विद पॉजिटिव लॉ। तो उन्होंने यही बोला है कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? jurisprudence में हम सिर्फ उसी लॉ की बात कर रहे हैं जो पॉजिटिव लॉ है। और पॉजिटिव लॉ क्या है? जो कि सॉवरेन का कमांड है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर सॉवरेन के कमांड के बारे में आप बात करोगे तो ही हम बोलेंगे वो jurisprudence है। अगर डिवाइन लॉ की बात करो तो क्या वो jurisprudence में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो किसका है? सिर्फ पॉजिटिव लॉ के रिस्पेक्ट में। द साइंस ऑफ jurisprudence इज कंसर्न विद पॉजिटिव लॉ। तो ये पॉजिटिव लॉ क्या है? तो हमने बोला कि अभी हम जब लॉ पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑस्टिन, ही हैज डिफाइंड दैट लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन, कि जो उस रिस्पेक्ट में हम बोलेंगे अगर उसका आप पढ़ रहे हो तो वो jurisprudence में आएगा। दैट इज लॉ इज स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड, इट हैज नथिंग टू डू विद द गुडनेस एंड बैडनेस ऑफ द लॉ। कि अगर सपोज जो ऑस्टिन ने बोला कि कमांड ऑफ द सॉवरेन होना चाहिए, तो इफ आई एम द पॉलिटिकली सुपीरियर सॉवरेन, कि अगर मैं गवर्नमेंट हूँ और मैंने कोई भी लॉ बना दिया है, कि अगर मैंने लॉ बनाया है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट इट इज गुड और बैड, कि हम बोलते हैं कि ये गलत लॉ बनाया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट में जा रहा है, तो अगर यहाँ पे सॉवरेन ने जो भी बनाया है उसको हम सुपीरियर मान रहे हैं और वो गलत नहीं कर सकता, ऐसा बोल रहे हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द लॉ इज गुड और बैड, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? हम बोलेंगे कि इफ इट हैज बीन मेड बाय सॉवरेन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव लॉ है और इसी को हम jurisprudence में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हॉलैंड ने क्या किया? सिर्फ यहाँ पे फॉर्मल वर्ड का इंट्रोड्यूस किया है। उन्होंने भी यही बोला कि दिस इज द साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, बट उन्होंने क्या कर दिया? सिर्फ ये लिखा है फॉर्मल साइंस है। तो फॉर्मल साइंस में हमने क्या बोल दिया कि स्पेशली आप क्या बोल रहे हो? उसके फॉर्म को, ना कि उसके एसेंस को कंसीडर कर रहे हो कि किस तरह से वो सॉवरेन ने कमांड किया है, उसको हम देख रहे हैं। ठीक है। फिर the reason for using the word formal science is that it describes only the form or the external side of the subject and not its internal contents। यहाँ पे हम सिर्फ उसके फॉर्म की, किस तरह से उन्होंने कमांड दिया उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू हॉलैंड, jurisprudence is not concerned with the actual material content of law but only with its fundamental conceptions, therefore jurisprudence is a formal science। कि हमने क्या बोला है यहाँ पे कि आप उसके कंटेंट्स की बात नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि क्या ये सॉवरेन ने कमांड दिया है, कि अगर सॉवरेन ने फॉर्मल तरीके से एक कमांड दिया है तो उसको हम बोलेंगे कि वो लॉ है और उसी को हम कंसीडर कर रहे हैं, उसकी हम इंटेंशन नहीं देख रहे, उसका जो पर्पस है वो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। दिस डेफिनेशन हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय ग्रे। अकॉर्डिंग टू देम jurisprudence is a formal science because it concerns with the form, condition, social life, human relation that have grown up in the society। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? जनरल jurisprudence का क्या मतलब है कि आप क्या डिस्कस करोगे? आप उसका पर्पस डिस्कस करोगे, उसका ओरिजिन डिस्कस करोगे, उसका सोशल इम्पैक्ट डिस्कस करोगे, और यहाँ पे आप अपना पर्सपेक्टिव कैसे बनाओगे? एज पर योर सोशल कंडीशन। तो यहाँ पे अगर आप ये सब चीजों को देख रहे हो तो आप उसके क्या कंटेंट्स की बात नहीं करोगे, सिर्फ उसके फॉर्म की बात करोगे, इसलिए यहाँ पे ये क्रिटिसाइज किया है। Holland said that jurisprudence is science because it is systematized and properly coordinated knowledge of the subject of intellectual inquiry. The term positive law confines to the inquiry to this social relation which are regulated by the rules imposed by the state and enforced by the court of law. Therefore, it is a formal science of positive law। ये क्यों बोल रहे हैं फॉर्मल साइंस है? कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं सॉवरेन एक लॉ करेगा और उसको कोर्ट क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे। तो इतना ही लॉ है कि लॉ बनाएगा एक पार्टी और कोर्ट क्या करेगा? उसको इंप्लीमेंट करेगा, उससे अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए ये एक सिस्टमेटिक फॉर्म है जिसके बेसिस पे हम इसको बोल रहे हैं फॉर्मल साइंस है ये। Formal as a prefix indicates that the science deals with only with the purposes, methods, and ideas on the basis of legal system, as distinct from the material science, which deals only with the concentrated concrete details of law।
This definition has been criticized on the ground that this definition is concerned only with the form and not the intricacies, कि आप सारी चीजों को कंसिडर नहीं कर रहे हो। सालमन की अगर हम जब क्लासिफिकेशन, अभी आगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ भी देखेंगे कि जो लॉ है डिफरेंट जूरिस्ट हैव क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट काइंड्स, तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं, सालमन सेड दैट jurisprudence is science of law. By law he meant law of the land or the civil law, कि जो भी लॉ उस जगह का है उसी को हम कंसीडर कर रहे हैं। He divides jurisprudence into two parts, generic, this includes the entire body of legal doctrines, कि अगर सपोज पूरा का पूरा जो लॉ है एज ए टर्म अगर उसको हम जनरल मीनिंग दे कि लॉ क्या है, एक वो हो सकता है। उसके बाद में हम बोल रहे हैं स्पेसिफिक, that this deals with the particular departments or any portion of the doctrine. Specific is further divided into different parts, analytical, expository और systematic। अगर सपोज हम बोल रहे हैं एक तो क्या हो सकता है, जनरल लॉ हो सकता है, अगर उसको लॉ को कंसीडर करें कि लॉ क्या है, उसका पर्पस क्या है, हमने लॉ क्यों लेके आए सोसाइटी में, एक जूरिस्प्रूडेंस हो सकता है। अगर उसके बाद में हम स्पेसिफिक पोर्शंस को बात करें कि अगर हम बोल सकते हैं कि पॉश हम क्यों लेके आए, वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट का लॉ क्यों लेके आए, हमने आईपीसी क्यों बनाया, हमने बीएनएस क्यों बनाया, हमने ये सारी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स क्यों बनाए, तो उसके ऊपर भी एक अलग जूरिस्प्रूडेंस हो सकता है। सो वी आर डिस्कसिंग इन टू पार्ट्स कि जनरल लॉ हम क्यों लेके आए, कि सोसाइटी में लॉ को इंट्रोड्यूस करने का क्या पर्पस था, और उसके अलावा स्पेसिफिक लॉज को हमने क्यों बनाया। ठीक है, it deals with the contents of an actual legal system existing any time past or present। historical क्या हो सकता है, it is concerned with the legal history and its development। ethical, according to him the purpose of any legislation is set forth law as it ought to be। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं तीनों को कैसे डिस्कस कर सकते हैं, कि अगर जनरल भी है और स्पेसिफिक भी है, स्पेसिफिक को हम कैसे डिस्कस कर सकते हो, तो उसमें हम क्या देख सकते हैं कि ये लॉ पहले क्या था, अभी क्या है और क्या होना चाहिए। कि अगर हम बोल रहे हैं किसी टाइम पे ये लॉ कैसा था, अगर सपोज हम बोल रहे हैं एक क्रिमिनल ऑफेंस है, वो पहले क्या था, बीएनएस में कैसा था, आईपीसी में कैसा था, वो डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इट इज कंसर्न विद द लीगल हिस्ट्री एंड इट्स डेवलपमेंट, कि इवॉल्व कैसे हुआ। कि अगर हम बोल रहे हैं कोई सेक्सुअल हरासमेंट है, उसको हमने इवॉल्व किया है, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया है, तो वो कैसे इवॉल्व हुआ है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम ये भी देख सकते हैं कि उसका इवॉल्वमेंट कैसा है, उसका इवोल्यूशन कैसा है, वो पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में कैसा है, एंड लास्ट उसको कैसा होना चाहिए। इट डील्स विद द आइडियल ऑफ लीगल सिस्टम एंड द पर्पस ऑफ विच इट एग्जिस्ट, कि हमने ये लॉ को क्यों बनाया है और इसका पर्पस क्या है और इसका क्या अचीव करना चाहिए इसको पर्पस। तो उस बेसिस पे भी हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट इट ऑट टू बी, कि क्या होना चाहिए, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। कीटॉन ने बोला jurisprudence is the study and the systematic arrangement of general principles of law. Further, jurisprudence deals with the distinction between public and private law and considers the contents of the principal departments of the law। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप पढ़ लो ये सही रहेगा। कि रॉस्को फाउंड ने क्या बोला, jurisprudence is the science of law using the term law in juridical sense as denoting the body of principle recognized or enforced by the public and regular tribunals in administrative justice and administration of justice। की लॉ बनाया है जिसको हम इन्फोर्स कर रहे हैं, और उसको आप कैसे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, डायस एंड ह्यूगेस है जिन्होंने क्या बोला है, ये आप पढ़ सकते हो। तो दिस आर नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, पर आपको पता होना चाहिए कि किस जूरिस्ट ने क्या बोला है। कि हो सकता है कि अगर सपोज सर्टेन क्वेश्चन आ जाए विद रिस्पेक्ट टू जूरिस्प्रूडेंस और उसमें पूछ लिया जाए कि जो डेफिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मल किसने बोली है, तो अगर हमने अभी देखा कि ऑस्टिन ने और हॉलैंड ने सिर्फ क्या डिफरेंस किया, हॉलैंड ने सिर्फ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ बोला, तो ये हो सकता है कि किसने बोला कि फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ को जूरिस्प्रूडेंस माना जाता है, सो इट हैज बीन सेड बाय हॉलैंड। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। और ये जो जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट है आपकी हर एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि अगर सपोज आप इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट अगर क्लैट पीजी भी दे रहे हो, यूजीसी नेट भी दे रहे हो, तो उसमें भी आपको जूरिस्प्रूडेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, और उसमें जूरिस के मेन जो पर्पस है, जो कि आपकी डेफिनेशन है, वो भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे डिफरेंट डेफिनेशन हैज बीन प्रोवाइडेड कि क्या क्या दिए। कि अब अल्पिनियन ने क्या बोला, ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग डिवाइन एंड ह्यूमन। तो यहाँ पे मैंने रेड मार्क कर दिया है कि आपको याद हो जाए अल्पिनियन का डिवाइन और ह्यूमन का बेसिक रिलेशन था। कि अगर आपको कोई भी डेफिनेशन आ रही है, कि आपको पूरी पूरी याद तो होनी नहीं है, तो कीवर्ड्स आपको याद होने चाहिए। कि अगर सपोज हम अल्पिनियन की बोल रहे हैं, तो जूरिस्प्रूडेंस एज द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग डिवाइन एंड ह्यूमन, साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट की अगर बात कर रहा है, तो कौन कर रहा है, अल्पिनियन कर रहा है। मतलब यहाँ पे दो लॉ को बता रहा है, एक डिवाइन लॉ की, एक ह्यूमन लॉ की बात कर रहा है। कि जैसे जो मैन मेड लॉ हो गया और एक जो डिवाइन लॉ हो गया, कि लॉ गिवन बाय गॉड, तो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सिसीरियो, jurisprudence is the philosophical aspect of the knowledge of law। यहाँ पे इन्होंने क्या कीवर्ड है, फिलोसफिकल एस्पेक्ट है। ग्रे ने क्या बोला,
jurisprudence is the science of law, the statement and the systematic arrangement of the rules followed by the court। तो यहाँ पे ये जब हम बात करेंगे, जब स्कूल्स की बात करेंगे तो डिफरेंट जूरिस्ट डिफरेंट स्कूल में जब बात करेंगे तो वो उनके स्कूल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, कि जब हम पॉजिटिव या एनालिटिकल स्कूल की बात करेंगे, हिस्टोरिकल जो स्कूल्स की बात करेंगे, तब जो जूरिस्ट है वो उनका सेम बताएंगे। तो यहाँ पे सालमन ने अभी हमने देखा द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सिविल लॉ, अभी यही बोला था सिविल लॉ का जो कि लॉ ऑफ द लैंड है उससे हम डील करेंगे, तो सालमन ने ये बोला था, तो ये है। नेक्स्ट, जूलियस स्टोन defines jurisprudence as jurisprudence is lawyers extravention। ये अभी हमने देखा था, जे स्टोन के बारे में डेफिनेशन देखी थी। जे स्टोन ने क्या बोला था कि लॉयर्स एक्स्ट्रावेंशन होगा कि उसमें जो भी लॉ, जो लीगल पर्सनैलिटी है, वो अगर एक्सप्लेनेशन देगा विद रिस्पेक्ट टू द थ्योरी और द कंसेप्ट ऑफ द लॉ, उसको हम क्या बोल सकते हैं, जूरिस्प्रूडेंस बोल सकते हैं। ऑस्टिन ने क्या बोला, ऑस्टिन ने हमने बोला था कि जूरिस्प्रूडेंस एज द फिलोसफी ऑफ द पॉजिटिव लॉ, कि ऑस्टिन ने ये बोला। फिर हॉलैंड ने क्या बोल दिया था, फॉर्मल साइंस है। फ्रैंक ने सर्टेनिटी ऑफ लॉ इन लीगल मेथ। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन ये जो जेरेमी फ्रैंक की है, इन्होंने क्या बोला कि देयर इज नो सर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू लॉ, कि जो लॉ बन रहा है उसकी भी सर्टेनिटी, क्या ये सही है या गलत है, इसकी भी सर्टेनिटी नहीं है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं द स्टेटमेंट दैट सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज अ लीगल मिथ, कि कोई भी लॉ सर्टेन होगा, सही होगा या सर्टेनली आप उसको इवेल्युएट कर सकते हो, वो क्या है, एक मिथ है, उसको आप कभी भी जज नहीं कर सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ लॉ बाय डिफरेंट जूरिस्ट, कि अगर हम बोल रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस किसका है, नॉलेज ऑफ लॉ है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लॉ का मतलब क्या है। कि अभी हमने जनरली अगर बोले कि लॉ क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने एक लॉ बनाया है, एक बिल को अगर एसेंट मिल गई है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्ट बोल सकते हैं, जो कि लॉ होता है। ठीक है, ये हो सकता है। या फिर जो ऑर्डर है, अगर ऑर्डिनेंस हुआ है, या फिर जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, उन सबको हम लॉ के अंदर लेके आ सकते हैं। बट एज ए जनरल टर्म लॉ क्या हो सकता है, तो अंदर डिफरेंट जूरिस्ट ने इसको अलग अलग डिफाइन किया है। कि अभी हमने ऑस्टिन की क्या डेफिनेशन पढ़ी, कि ऑस्टिन ने बोला कि इट इज द एग्रीगेट ऑफ रूल्स बाय मैन एज पॉलिटिकली सुपीरियर, कि यहाँ पे सॉवरेन की बात कर रहा है, कि एक जो सॉवरेन है वो क्या कर रहा है, पॉलिटिकली सुपीरियर पर्सन है, और जो लॉ बना रहा है किसके रिस्पेक्ट में, दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में। और सॉवरेन टू मैन एज पॉलिटिकली सब्जेक्ट, तो यहाँ पे एक पर्सन जो सॉवरेन है वो दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, लॉ बना रहा है, जो कि सॉवरेन के इंफीरियर होंगे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इट इज अ कमांड बैक बाय थ्रेट ऑफ सैंक्शन इम्पोज्ड बाय अ सॉवरेन अथॉरिटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप बोल रहे हो अथॉरिटी है, एक पर्सन के पास अथॉरिटी है कमांड करने की, तो कमांड करेगा कौन करेगा, जिसके पास अथॉरिटी है, जो क्या होगा, सॉवरेन होगा। और यहाँ पे सैंक्शंस की बात होगी, तो ये चार प्रिंसिपल, ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है, कि अथॉरिटी, सॉवरेन, कमांड एंड सैंक्शन, ये ऑस्टिन की डेफिनेशन के एसेंशियल चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सालमन ने क्या बोला, इज द बॉडी ऑफ द प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, emphasizing the role of the state in enforcing legal principle। ठीक है, सेम। नेक्स्ट, हियरिंग ने क्या बोला, he emphasizes on two basic elements, namely social control and social purposes। According to him, the law is the form of guarantee of condition of life in society assured by state power of constraint। तो यहाँ पे जो भी सोसाइटी में पर्सन है उनको एक प्रॉपर लाइफ मिल सके, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, स्टेट की है, और वो स्टेट अपनी पावर्स के ऊपर रिस्ट्रेन करेंगे ताकि जो पर्सन है वो एक प्रॉपर लाइफ रह सके। ठीक है, डगेट ने क्या बोला है, लॉ इज एसेंशियली अ सोशल फैक्ट which regulates the conduct of each individual in the community। हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक सर्टेन कंडक्ट हम बोल रहे हैं, कि यहाँ पे आप किसी का ऑफेंस, किसी के अगेंस्ट ऑफेंस नहीं कर सकते हो, किसी का मर्डर नहीं कर सकते हो, किसी का रेप नहीं कर सकते हो, किसी के अगेंस्ट थेफ्ट नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है, ये आपको सर्टेन कंडीशंस बता रहा है कि आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते हो, ये कंडक्ट आपको रेगुलेट करने पड़ेंगे ताकि आप सोसाइटी में, कम्युनिटी में रह सको। लॉ इज व्यूड फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव as a social solidarity। He emphasized the social function of law, where law arises from social needs and interdependence rather than command of the sovereign। कि ताकि जो कम्युनिटी में पर्सन एक साथ अच्छे से रह सके, उसलिए हम क्या बोल रहे हैं, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, ताकि उनके कंडक्ट को हम रेगुलेट कर सके और उसके बेसिस पे सोशल सॉलिडारिटी आ सके। ठीक है, रॉस्को पाउंड ने क्या डिफाइन किया, डिफाइन लॉ एज द एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द स्टेट मैनिफेस्टेड इन इनैक्टमेंट्स एंड जुडिशियल डिसीजंस बैक्ड बाय कोर्सिव पावर। तो यहाँ पे भी हमने ये देखा कि कोर्सिव पावर होना चाहिए जो कि आपको बैक करेगा, जो कि लॉ बन रहा है वो कोर्सिव पावर के रिस्पेक्ट में होगा।
ग्रे ने क्या बोला, एज द बॉडी ऑफ रूल इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट, कि जो भी यहाँ पे बोल रहा है इन्फोर्समेंट अगर कोर्ट कर रहा है, कि जो कोर्ट जिस बेसिस के ऊपर इन्फोर्समेंट कर रहा है, जिस बेसिस के ऊपर कर रहा है, उसको हम लॉ मान सकते हैं। कि अगर लॉ ने, कि अगर कोर्ट ने किसी प्रेसिडेंट के बेसिस के ऊपर, किसी लॉ के इनैक्टमेंट के बेसिस के ऊपर, रूल्स के बेसिस के ऊपर, रेगुलेशंस के बेसिस के ऊपर अगर कोई डिसीजन दिया है, तो जिस बेसिस के ऊपर उन्होंने डिसीजन दिया है उसको हम क्या बोल सकते हैं, लॉ बोल सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सारी जितनी की जितनी अभी डेफिनेशन हमने देखी, वो जनरली 3 एस्पेक्ट हम कवर कर सकते हैं। ऑल डेफिनेशन हैव बीन फाउंड ऑन डिफरेंट बेसिस व्हिच कैन मेनली बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। लॉ इज द डिक्टेट ऑफ रीजन given by supporters of natural theory of law। अभी जब हम schools of jurisprudence देखेंगे, schools of law देखेंगे, उसमें हमको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंट schools ने डिफरेंट लॉ की डेफिनेशन दी है, डिफरेंट आपके jurisprudence की डेफिनेशन दी है। लॉ इज कमांड ऑफ द सॉवरेन, जैसे अभी हमने ऑस्टिन का देखा। लॉ इज द प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट, जैसे अभी हमने देखा ग्रे के रिस्पेक्ट में, कि ग्रे ने क्या बोला कि अगर कोई भी बेसिस के ऊपर कोर्ट डिसीजन दे रहा है, तो जिस बेसिस के ऊपर वो दे रहे हैं उस बेसिस को हम क्या बोल सकते हैं, लॉ बोल सकते हैं। सपोर्टेड बाय द फॉलोअर्स ऑफ रियलिज्म, कि रियलिस्ट स्कूल जब हम पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा रियलिस्ट स्कूल क्या बोल रहा है। लॉ क्या है, कि जिसको कोर्ट क्या कर रहा है, इंटरप्रेट करके वो डिसीजन दे रहा है। ठीक है। द फंक्शंस ऑफ लॉ इज दैट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, and this perception has been accepted by all civilized countries of the world, including India. This concern of law as an instrument of enhancing economic and social justice has widened to an extent that there has been a growth of variety of law touching various facets of human life. Simple आपके reading purposes के लिए, law is considered not as an end itself but as a means to an end। क्या बोल सकते हैं कि अगर जो भी हम लॉ बनाते हैं उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस एक सोशल इंजीनियरिंग, सोशल सोलिडारिटी करना है। लॉ अपने आप में फाइनल क्रक्स नहीं है, या फाइनलिटी नहीं दे रहा है। लॉ का एक मीन्स है टू प्रोवाइड सोशल इंजीनियरिंग और सोशल सॉलिडारिटी। तो इट इज अ मीन्स नॉट एन एंड। The end is securing of social justice. Almost all theories agree that law is an instrument of securing justice। कि हमने लॉ क्यों बनाया, सोशल सॉलिडारिटी, सोशल जस्टिस को प्रिवेल कराने के लिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू होलैंड, द फंक्शन ऑफ लॉ इज टू इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी, दस इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स राइट। ठीक है। जो रॉस्को पाउंड का जो प्रिंसिपल था, जो सोशल इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल है, यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, कि जो जितने भी पर्सन है उनका मैक्सिमम आप क्या कर सको, उनको सेटिस्फैक्शन दे सको, और यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम क्या हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, और जो कुछ फ्रिक्शन हो वो मिनिमम हो, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, सोशल इंजीनियरिंग बोल सकते हैं, जो कि किसने दिया था, रॉस्को पाउंड ने दिया था। तो यहाँ पे लॉ का पर्पस क्या है, सोशल इंजीनियरिंग करना, ताकि जो पर्सन है कम्युनिटी में सोशल सॉलिडारिटी से रह सके। ठीक है। Roscoe Pound attributed 4 major functions of the law, namely maintenance of law and order। जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर सपोज हम लॉ एंड ऑर्डर को प्रिजर्व करने के लिए सबसे पहले लॉ बनाते हैं, कि अगर हमने बोल दिया है कि आप क्या कर सकते हो, थेफ्ट नहीं कर सकते हो, आप बाहर कोई स्मगलिंग नहीं कर सकते हो, या फिर हम बोल रहे हैं कि आप जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ नहीं कर सकते हो। सो व्हाट आर दिस आर द मेजर्स बाय व्हिच लॉ इज सेइंग दैट यू हैव, लॉ इज कंट्रोलिंग द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी एंड टू मेंटेन स्टेटस को इन द सोसाइटी। हम क्या बोल रहे हैं कि स्टेटस को क्या मतलब, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जैसा आप प्रॉपर सोसाइटी है जहाँ पे सोशल सॉलिडारिटी है, प्रिजर्वेशन ऑफ द पीस है, उसी पीस को प्रिजर्व करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, लॉ के ऊपर है। लॉ क्या करेगा, इस पीस को मेंटेन करने के लिए, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए एक पूरा प्रोवाइड कर रहा है मैकेनिज्म। यहाँ पे आप क्या है, कोई ऑफेंस नहीं कर सकते, अगर ऑफेंस कर रहे हो तो उसके लिए आप पनिश किया जा सकते हो, वो क्या करेगा, डिटरेंट इफेक्ट करेगा। तो ये सब भी क्या हो सकता है, आपका फंक्शन ऑफ लॉ हो सकता है। टू इंश्योर मैक्सिमम फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। कि क्या कर रहे हैं हम, लॉ में फंडामेंटल राइट्स बता रहे हैं कि जो पर्सन है उसके जो ह्यूमन राइट्स है वो क्या क्या हो सकते हैं, जो बेसिक राइट्स है वो क्या हो सकते हैं, और उसके बाद में हम बोल रहे हैं बेसिक से सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। बेसिक नीड्स क्या है, कि उसको पीस होना चाहिए, उसको उसके राइट्स प्रोटेक्ट होना चाहिए, उसका फूड, शेल्टर, और ये सब क्या बोल रहे हैं, इन सब चीजों को हम प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ लेके आ रहे हैं, और यही बेसिक फंक्शंस ऑफ द लॉ हो सकते हैं एज पर रॉस्को पाउंड। ठीक है। जो हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जनरली डिफरेंट जूरिस्ट हैव क्लासिफाइड डिफरेंटली। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑस्टिन ने लॉ को जो क्लासिफाई करा उसको मेजरली कैसे क्लासिफाई किया, तो डिवाइन लॉ। ऑस्टिन ने क्या बोला, देयर आर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ लॉ। सबसे पहला क्या बताया, डिवाइन लॉ होता है, मतलब लॉ मेड बाय गॉड।
लॉ ऑफ गॉड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो इसको हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में नहीं लेके आते हैं, बिकॉज हम किसको लेके आते हैं, जो कि सिर्फ सॉवरेन ने बनाए हैं विद रिस्पेक्ट टू जो पर्सन है जो कि उसके इंफीरियर है, उसके रिस्पेक्ट में जो कि सॉवरेन की कमांड के थ्रू बना है और उसके रिस्पेक्ट में कोई सैंक्शन होगा। यही हमने ऑस्टिन की डेफिनेशन पढ़ी थी विद रिस्पेक्ट टू लॉ। तो क्या डिवाइन लॉ को उन्होंने कंसिडर किया था? नहीं, बट देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। उन्होंने बोला क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ में एक डिवाइन लॉ भी होता है, बट वो ज्यूरिस्प्रूडेंस के पार्ट नहीं आ रहा है। ह्यूमन लॉ क्या हो गया, जो हम पॉजिटिव लॉ बोल रहे थे, पॉजिटिव लॉ बोल रहे थे अभी कि विद रिस्पेक्ट टू हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस में देखा ज्यूरिस्प्रूडेंस एज पर लॉ ऑस्टिन क्या डिफाइन किया गया, ऑस्टिन हैज डिफाइंड ज्यूरिस्प्रूडेंस दैट इज द साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। और पॉजिटिव लॉ क्या है, जो कि सैंक्शन ऑफ सॉवरेन, कमांड ऑफ द सॉवरेन के थ्रू बना है, जिसमें आप सैंक्शन के थ्रू उसको बैक कर रहे हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव लॉ, जो कि मैन मेड होता है। पॉजिटिव मोरालिटी क्या है, अब यहाँ पे एक पॉजिटिव लॉ है और एक पॉजिटिव मोरालिटी की बात कर रहे हैं। रूल सेट बाय द नॉन पॉलिटिकल सुपीरियर, कि अगर हम बोल रहे हैं सॉवरेन, जो क्या होगा, सॉवरेन के कमांड के थ्रू अगर कोई लॉ बन रहा है तो उसको हम पॉजिटिव लॉ बोलेंगे। बट इफ देयर इज अ सिचुएशन जहां पे कोई नॉन पॉलिटिकल सुपीरियर है, या फिर सपोज जो कम्युनिटी है उन सब ने डिसाइड किया है कि हमको ये एटिकेट्स फॉलो करने चाहिए या ये चीजें फॉलो करनी चाहिए, उस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि वो फॉलो तो हो रही है, एज ए लॉ फॉलो हो रही है, पर उसको किसी सॉवरेन ने दिया है क्या? नहीं। कोई कमांड दिया है क्या सॉवरेन ने? नहीं। कोई सैंक्शन है क्या उसके अगेंस्ट में? नहीं। तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव मोरालिटी बोल सकते हैं। एंड लॉ मेटाफोरिकली और फिगरेटिवली सो कॉल्ड, यहाँ पे सर्टेन, जैसे हमने अभी बोला कि अगर सपोज सर्टेन जो प्रैक्टिसेस हो सकती है सोसाइटी में, सर्टेन प्रैक्टिसेस आर कंसिडर की जो फॉलो हो रही है, पर उसके रिस्पेक्ट में कोई लॉ नहीं है, या हम बोलते हैं कि मॉरल ऑब्लिगेशंस होती है कि अगर सपोज मुझे कि अगर मुझे कोई पर्सन दिख रहा है जो भूखा प्यासा है, तो मुझे उसको पानी दे देना चाहिए, कुछ खाना दे देना चाहिए। तो क्या ये एक प्रैक्टिस, एक सोशल प्रैक्टिस है कि सोशल ऑब्लिगेशन हो सकती है, बट एक क्या लॉ हो सकती है, एक्चुअल लॉ हो सकती है क्या, पॉजिटिव लॉ हो सकती है क्या? तो हम बोल रहे हैं नहीं, वो पॉजिटिव लॉ तो नहीं हो सकती है, पर उसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम इन डेफिनेशन के अंदर लेके आ सकते हैं, या फिर हो सकती है वो पॉजिटिव मोरालिटी में आ सकता है, या लॉ मेटाफोरिकली या फिगरेटिवली सो कॉल्ड। बट यहाँ पे ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम किसी की बात करेंगे, सिर्फ हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू हिम ओनली डिवाइन एंड ह्यूमन लॉ आर प्रॉपर लॉ। यहाँ पे ज्यूरिस्प्रूडेंस में सिर्फ ह्यूमन लॉ के बारे में बात करेंगे, और जो डिवाइन लॉ है उसको भी हम कंसिडर करते हैं, बट नॉट इन द ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि हॉलैंड ने क्या डेफिनेशन, हॉलैंड ने क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ कैसा करा है। तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस की, क्या पर्पस है लॉ का, कि जैसे हम बोल सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज दिए, कि एक बोला है लॉ इन रैम इन पर्सनल, तो इनका जो फंक्शन है इस बेसिस के ऊपर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। क्लासिफाइड लॉ अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ही क्लासिफाइड लॉ इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। क्या हम बोल सकते हैं, एक पब्लिक लॉ होता है, एक प्राइवेट लॉ होता है, कि जो प्राइवेट जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, जो आपके और मेरे अगर कॉन्ट्रैक्ट हमको करना है उसके रिस्पेक्ट में होगा। बट अगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जो क्रिमिनल लॉ है, वो क्या हो सकते हैं, पब्लिक लॉ हो सकते हैं, क्योंकि वो सबके ऊपर गवर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर्स जो हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गए, वो क्या होंगे, आपके पब्लिक लॉ होंगे। और दूसरे हम क्या बोल सकते हैं, प्राइवेट लॉ, जैसे जो भी सोगा का हमने पढ़ा, टीपीए पढ़ा, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, या फिर ये जितने भी लॉ देखे हमने जिसमें कि जो प्राइवेट पर्सन है वो क्या है, इंडिविजुअली डील कर रहे हैं, उनके जो रिलेशन है उनको डील कर रहा है, तो वो क्या हो सकता है, प्राइवेट लॉ। और दूसरा क्या होगा, पब्लिक लॉ। नेक्स्ट क्या हो सकता है, जनरल और स्पेसिफिक स्पेशल लॉ हो सकता है, कि जैसे हम देखते हैं स्पेशल लॉ क्या हो सकते हैं, कि अगर सपोज सर्टेन लॉ हैज बीन मेड विद रिस्पेक्ट टू सेक्सुअल हरासमेंट ओनली, कि अगर सपोज सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है, तो वो क्या है, एक क्या है, स्पेशल लॉ है। बट विद रिस्पेक्ट टू जनरल लॉ क्या हो सकता है, आईपीसी हो गया या बीएनएस हो गया, क्योंकि वो जनरली सारे रिस्पेक्ट में लग रहा है, तो वो क्या हो सकता है, एक जनरल लॉ हो सकता है। एंड रिस्पेक्ट टू स्पेशल लॉ क्या हो सकता है, जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बनाया गया हो। विद रिस्पेक्ट टू सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजर लॉ होता है, कि हम बोल सकते हैं जिस भी लॉ में आपको राइट्स या लाइबिलिटीज के बारे में बताया गया है, वो क्या हो सकता है, सब्सटैंटिव लॉ हो सकता है, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, या फिर अगर सपोज हम बोले जितने भी आईपीसी है जिसमें आपकी लाइबिलिटीज बता सकता है, वो हो सकता है। और यहाँ पे प्रोसीजर लॉ क्या हो सकते हैं, जैसे सीपीसी हो गया, आपका सीआरपीसी हो गया, ये सब क्या है, आपके प्रोसीजर लॉ है, जो कि आपके इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट और लाइबिलिटीज के बारे में बताता है। कि हमने बोला कि यहाँ पे आपका आईपीसी में आपकी लाइबिलिटीज डिफाइंड है, तो उसको हम बोल रहे हैं सब्सटैंटिव लॉ। बट अगर सीआरपीसी में हम क्या बता रहे हैं, कैसे आप आईपीसी के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑफेंस हुआ है उसको आप इन्फोर्समेंट में कैसे ला सकते हो, उसका इन्फोर्स कैसे कर सकते हो, तो हम बोल रहे हैं कि उसके अगेंस्ट में आप एफआईआर कर सकते हो, आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ये क्या है, प्रोसीजर है, ट्रायल हो सकता है, वो प्रोसेस है। तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा, प्रोसीजरल लॉ में मिलेगा।
नेक्स्ट हम बोल रहे हैं एंटीसीडेंट्स एंड रेमिडियल लॉ हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, रेमिडी आपको प्रोवाइड कर सकता है, कोई लॉ आपको रेमिडी प्रोवाइड कर सकता है, कंपनसेशन के रिस्पेक्ट में प्रोवाइड कर सकता है, एंटीसीडेंट्स के बारे में बता सकता है। देन लॉ इन रेम एंड लॉ इन पर्सनम हो सकता है। विथ रिस्पेक्ट टू लॉ इन रेम क्या होता है कि इट इज अगेंस्ट द वर्ल्ड। हम लॉ इन रेम की बात करें तो अगर हम बोल सकते हैं कि जो भी, जैसे अगर लॉ इन पर्सनम है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ गुड्स। अगर सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट बना है कि मैं आपको ये पेन बेचूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी एक लॉ होता है, बट ये लॉ किसके ऊपर इफेक्ट होगा, ओनली विथ रिस्पेक्ट टू द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये किसी और को अटैक और को किसी और को इफेक्ट करेगा कि कुछ नहीं। We are saying this contract is between A and B and the effect of this contract would be between the parties। तो यहाँ पे जो law है, जो contract है, which would be considered law for this purposes, वो क्या होगा, law in personam होगा। बट जितने भी दूसरे law हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, law in rem हो सकते हैं। तो वहाँ पे उनकी एप्लीकेशन या फिर जो इनका इफेक्ट है वो अगेंस्ट द वर्ल्ड होगा, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, law in rem हो सकता है। नेक्स्ट सालमन का क्लासिफिकेशन। सो सालमन हैज गिवन एन एग्जॉस्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। उन्होंने 8 कैटेगरीज ऑफ लॉ बताया है कि यहाँ पे 8 कैटेगरीज हो सकती है लॉ की। कौन कौन सी हो सकती है, तो बोल रहे हैं इंपेरेटिव लॉ हो सकता है, दैट इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन मस्ट बी जनरल एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ मस्ट बी इन्फोर्स्ड बाय सम अथॉरिटी। ठीक है। फिजिकल एंड साइंटिफिक लॉ हो सकता है, इसमें क्या बोल रहे हैं, दिस आर द लॉज ऑफ साइंस विच आर द एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिफॉर्मिटीज ऑफ द नेचर। तो यहाँ पे जितने भी लॉ हम बोल रहे हैं वो कंसिडर किए। एक हो गया इंपेरेटिव की जो आपके किसी अथॉरिटी ने दिया है। नेक्स्ट बोल रहा है फिजिकल या साइंटिफिक लॉ की, अगर हम बोल रहे हैं कि जो भी रूल्स हम देखते हैं कि अगर सपोज न्यूटन का लॉ है, तो यहाँ पे जो फिजिक्स के लॉज है, केमिस्ट्री के लॉ है, उन सबको भी हम लॉ कंसिडर कर सकते हैं अंडर साइंटिफिक लॉ और फिजिकल लॉ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जो ग्रेविटी का है, तो ये क्या है, ये सारे आपके फिजिकल या साइंटिफिक लॉ में आ सकते हैं। नेचुरल और मोरल लॉ क्या हो सकते हैं, natural law is based on the principle of right and wrong, whereas moral law are law based on the principle of morality। क्या हम बोल रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, उसके बेसिस के ऊपर अगर आप कर रहे हो तो उसको भी हम लॉ कंसिडर कर सकते हैं। मोरल क्या होना चाहिए, एक मोरल ऑब्लिगेशन के बेसिस के ऊपर, जो सोसाइटी में एक मोरालिटी का प्रिंसिपल है उसके बेसिस के ऊपर कोई अगर आप बोल रहे हो प्रैक्टिस है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, मोरल लॉ के अंदर ला सकते हैं। कन्वेंशनल लॉ क्या हो सकता है, द सिस्टम ऑफ रूल्स एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज फॉर द रेगुलेशन ऑफ देयर कंडक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि आप क्लास में आओगे, चुपचाप बैठोगे जब तक मैं पढ़ाऊंगा, आप कोई भी मैसेज यहाँ पे ऐसा नहीं करोगे जो इररिलेवेंट है, तो ये क्या है, कन्वेंशनल बना दिया हमने, हमारी प्रैक्टिसेस के थ्रू हमने एग्री कर लिया है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कन्वेंशनल लॉ बोल सकते हैं। कस्टमरी लॉ क्या है, कि हम जैसे बोल रहे थे कि हिंदू पर्सनल लॉ कस्टम्स के थ्रू ये इवॉल्व हुआ है कि यहाँ पे जितनी भी जो शादियां हैं वो कैसे हो सकती है, वो सप्तपति से हो सकती है, तो वो कैसे हमने डिराइव किया है, वो कस्टम्स के थ्रू हमने बनाया है। तो यहाँ पे एनी सिस्टम ऑफ रूल्स which are observed by men as a custom and has been in practice since time immemorial, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो एक कस्टमरी लॉ हो सकता है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉ, रूल्स मेंट फॉर पर्टिकुलर स्फीयर बाय ह्यूमन एक्टिविटी। तो यहाँ पे वो सारे इंक्लूड कर सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ भी हमने देखा कि यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ क्या हो सकता है, जो स्टेट है, जो कंट्रीज है, उनके बीच के रिलेशन को जो गवर्न करता है वो क्या हो सकता है, आपका इंटरनेशनल रूल्स विच रेगुलेट द रिलेशन बिटवीन वेरियस नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। एंड सिविल लॉ क्या हो सकता है, जो उस कंट्री में उनके जो इंडिविजुअल्स है उनके ऊपर लगेगा, द लॉ इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट। ठीक है। तो by this we have finished the classification of law itself। तो यहाँ पे आज हमने jurisprudence में क्या देखा, jurisprudence क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका मीनिंग क्या हो सकता है, उसमें हम बोल रहे हैं उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है बाय डिफरेंट जूरिस्ट, एंड उसके बाद में हमने देखा लॉ क्या हो सकता है, लॉ की डेफिनेशन बाय डिफरेंट जूरिस्ट, और उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ द लॉ। तो दिस 3 जूरिस्ट हैव मेनली प्रोवाइडेड द क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, और ये तीनों की जो क्लासिफिकेशन लॉ है वो इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि सालमन ने कितने क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ दिए, ये 8 दिए, 9 दिए, 10 दिए, 6 दिए। ठीक है। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को विदिज्ञ आफ्टर कॉलेज। बेस्ट ऑफ लक।